लीना बहुत गहरी नींद में थी कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। इतनी रात को किसका फ़ोन हो सकता है? शायद राज का होगा। पर यह भी कोई टाइम है क्या फ़ोन करने का? वह बड़बड़ाती हुई पलंग से खड़ी हुई कि इतने में फ़ोन बंद हो गया। उसने सामने दीवार पर टंगी घड़ी देखी। 4:05 का समय बता रही थी वह घड़ी। सुबह होने को थी। मोबाइल बंद होने से वह वापस अपने बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि मोबाइल फिर से बज उठा। कौन हो सकता है इतनी रात को? लोग रात में सोने भी नहीं देते हैं। ऐसा क्या काम आ गया जो रात के 4 बजे फ़ोन कर रहा है कोई? वह पैर पटकती हुई सामने रखी मेज़ तक गई। मोबाइल वहीं पर पड़ा हुआ था। उसने मोबाइल देखा तो पता चला कि वीरेंद्र का फ़ोन था। वीरेंद्र उसके फार्म हाउस का केयर टेकर था। अब इसे क्या हुआ है जो इतनी रात को फ़ोन कर रहा है? उसने तनिक गुस्से से फ़ोन रिसीव किया और चिल्लाकर कहा, ये कोई टाइम है फ़ोन करने का? ऐसा क्या हो गया वीरेंद्र जो इस समय तुझे फ़ोन करना पड़ा? सुबह तक रुक जाता तो क्या कोई पहाड़ टूट जाता? उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेम साहब, मेम साहब, ये क्या मेम साहब लगा रखा है? जल्दी बोल। मेम साहब, वो साहब जी। उनके नौकर वीरेंद्र की घबराई हुई आवाज़ आई। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वह बहुत घबराया हुआ है और परेशान है। अब कुछ बोलेगा भी या मेम साहब ही करता रहेगा? लीना फिर से चिल्ला पड़ी। मेम साहब, वो साहब जी नहीं रहे। वीरेंद्र ने एक झटके में अपनी बात खत्म कर दी। क्या? तू पागल तो नहीं हो गया है? तुझे कैसे पता? किसने बताया? लीना पागलों की तरह चीखते हुए बोली। मेम साहब, वो साहब जी मेरे सामने ही पड़े हैं। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है। वीरेंद्र के जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? साहब तो दिल्ली गए हुए हैं, तेरे सामने कैसे हो सकते हैं? तूने आजकल दारू पीना शुरू कर दिया है क्या? लीना लगभग चीखते हुए बोली। मैं सच कह रहा हूँ मेम साहब। साहब अपने फार्म हाउस में ही हैं और अब वे जिंदा नहीं हैं शायद। आप जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बीरेन के रोने की आवाज़ें लगातार आ रही थी। बीरेन की बात सुनकर लीना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे चक्कर आने लगे और वह वहीं कुर्सी पर दम से बैठ गई। क्या? कैसे और कब हुआ ये? जैसे तैसे लीना बोली, मुझे कुछ नहीं पता मेम साहब। मैं तो शराब लेने चला गया था। साहब और वो शराब पी रहे थे कि शराब खत्म हो गई तो साहब ने मुझे शराब लाने के लिए भेज दिया। जब वापस लौटा तो देखा कि साहब बिस्तर में पड़े हैं और वह लड़की भी गायब है। वीरेंद्र बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा था। कौन लड़की और कहाँ गई वह? लीना को झटके पे झटके लग रहे थे। मेम साहब, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं यहीं पर बता दूंगा सब कुछ, और अब देर न करो। मुझे बहुत डर लग रहा है मेम साहब। और वीरेंद्र जोर जोर से रोने लगा। लीना का दिमाग सुन्न हो गया। राज तो अपने काम से दिल्ली गया था, फिर वह फार्म हाउस में कैसे पहुंचा? और वो लड़की कौन थी जो चुपचाप निकल गई? पर अभी यह सोचने का तो न तो टाइम था और न ही शक्ति थी। अभी तो उसे तुरंत निकलना था। उसने फटाफट अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और पर्स में डाल ली। अपना मोबाइल भी उठाया और पर्स में डाल लिया। अरे यार, गाड़ी तो खराब पड़ी है। अचानक उसे याद आया, इसे भी आज भी खराब होना था। क्या? अब क्या करे? वह सोच में पड़ गई और गुस्से में उसने एक जोर की किक बेड पर दे मारी। उसका पैर जैसे ही बेड से टकराया, एक जोर की चीख के साथ वह वहीं पर गिर पड़ी। गुस्से में अब अपनी टांग भी तुड़ा बैठी ना, और कर गुस्सा। अब क्या करेगी तू लीना? उधर राज की लाश फार्म हाउस में पड़ी है, इधर गाड़ी भी खराब पड़ी है और अब पैर में भी मोच आ गई है। उसे खुद पर अपनी और तकदीर पर गुस्सा आ रहा था। सब कुछ आज की रात को ही होना था। सारी मुसीबतें भी एक साथ ही आनी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने सामने घड़ी देखी। 4:30 बज गए थे। वह जोर लगाकर धीरे धीरे खड़ी हुई और पर्स से अपना मोबाइल निकालकर टैक्सी सर्विस को मिलाने लगी। हेलो हेलो, एक टैक्सी चाहिए अभी तुरंत। लीना भी अब घबरा गई थी। क्या? क्यों नहीं है टैक्सी? इतनी बड़ी एजेंसी लेकर बैठे हो और कह रहे हो कि टैक्सी नहीं है? क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ? पैसे जो चाहो ले लेना, पर मुझे अभी टैक्सी चाहिए, बहुत अर्जेंट है। लीना रिक्वेस्ट करती हुई बोली। उधर से शायद मना कर दिया गया था, इसीलिए लीना जोर से चिल्लाई, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे एक टैक्सी चाहिए अभी। समझ गए ना? फिर वह मिन्नतें करते हुए बोली, कहीं से भी एक टैक्सी का इंतजाम कर दो ना भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ इस समय। मेरी गाड़ी खराब पड़ी है और मुझे अभी अपने फार्म हाउस पर जाना है। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हैं, प्लीज़ भैया
एक टैक्सी चाहिए बस, पैसे पूरे ले लेना। ठीक है मैम, मैं व्यवस्था करता हूँ, पर पहले बोल देता हूँ कि पैसे 50 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे, फिर बाद में झिकझिक मत करना। बोलो क्या करना है? उधर से टैक्सी वाले ने एहसान जताते हुए कहा, ओके भैया, जो लेना है ले लेना, पर तुम टैक्सी अभी भेज देना, मुझे जल्दी जाना है, इसीलिए अभी भेज देना। मैं लोकेशन भेज रही हूँ। ठीक है। लीना ने भगवान को लाख लाख धन्यवाद देते हुए कहा, ठीक है मैडम, मैं खुद ही आ रहा हूँ अभी, आप तैयार रहना। ओके। अब जाकर लीना की सांस में सांस आई और वह घर का लॉक लगाकर बाहर आ गई। लीना जब अपनी फार्म हाउस पहुंची तो उस समय सुबह के 5:30 बज चुके थे। उस समय बहुत जोरों की बरसात हो रही थी। लीना टैक्सी के अंदर ही बैठी रही क्योंकि बीरेन गेट पर ही खड़ा मिल गया था। लीना को देखकर वह जोर जोर से रोने लगा था। उसका रो रो कर पहले ही बुरा हाल हो गया था, जो उसके चेहरे से बयां हो रहा था। उसे रोते देखकर लीना की आंखें भी भर आई थी। वह रोते रोते बोली, साहब कहाँ हैं? बीरेन के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, इसीलिए उसने हाथ के इशारे से बता दिया कि साहब फार्म हाउस के अंदर हैं। लीना उस दिशा में दौड़ पड़ी। उसने बरसात की भी परवाह नहीं की थी। बीरेन उसके आगे आगे हो लिया। लीना के आने से बीरेन में जैसे जान आ गई थी। बीरेन उसे फार्म हाउस में बने एक कमरे में ले गया, जहाँ राज बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जो छत को घूरे जा रही थी। उसका मुंह भी खुला हुआ था, शरीर एक चादर से ढका हुआ था। लीना ने वह चादर हटाई तो देखा कि राज निर्वस्त्र था। उसने उसे तुरंत चादर से ढक दिया। उसने राज की नाक के आगे अपना हाथ किया और चेक किया कि क्या उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। वहाँ से निराशा होने पर उसने राज की नब्ज टटोली, लेकिन राज के शरीर में जीवन के कहीं कोई निशान नजर नहीं आए। लीना राज के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। अचानक यह सब कैसे हो गया? एक पल में ही उसकी दुनिया तबाह हो गई थी। वह जो कुछ देख रही थी वह सब उसके लिए अकल्पनीय था। उसकी बसी बसाई दुनिया आज वीरान हो गई थी। एक पल इंसान की जिंदगी कैसे बदल देता है। राज की लाश यह सब स्वयं बयां कर रही थी। लीना का संसार उजड़ चुका था। वह राज से लिपटकर जी भर कर रोई। उसे ढांढस बांधने वाला वहां पर कोई नहीं था। ऐसे विकट समय में भी तो एक मजबूत कंधा चाहिए होता है, पर जिस जिस पर सिर टिका कर रो तो ले कोई, लेकिन ऐसा कंधा आजकल कहाँ नसीब होता है। सब लोग मतलब के साथी हैं। लीना तो खुद एक वकील है और वह जानती है कि इस पेशे में झूठ के सिवाय और कुछ नहीं है। दलीलें झूठी, गवाह झूठे और फैसला भी झूठा। इस झूठ की दुनिया में इसलिए उसका अपना कोई नहीं था। एक राज ही उसका अपना था। वह भी इसे बीच मझधार में छोड़कर आज चला गया था। एक कंधा भी नहीं है उसके पास जिस पर अपना सिर टिकाकर वह जी भर रो सके। अपनी बेबसी पर उसे और भी अधिक रोना आया। वह इतना रोए कि उसके अंदर आंसुओं की एक बूंद तक नहीं बची थी। कहते हैं ना कि रोने से इंसान हल्का हो जाता है। लीना भी रोने के कारण हल्की हो गई थी। अब उसमें सोचने समझने की शक्ति आ गई थी। मामला संदिग्ध था, इसीलिए पुलिस को सूचित करना जरूरी हो गया था। अपने आप मोबाइल उठाया और तुरंत 100 नंबर पर डायल करके इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। उसके पश्चात उसने बीरेन से इस घटना के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। कैसे हुआ ये सब? मुझे पता नहीं मैम साहब, मुझे तो बस इतना पता है कि साहब एक लड़की को लेकर शाम के 7-8 बजे यहाँ पर आए थे। और बीरेन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही लीना बोल पड़ी, कौन थी वह लड़की? रिशिता। कौन रिश्ता? मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता मैम साहब। साहब रिश्ता रिश्ता कहकर ही बुलाते थे उसे। क्या वह पहले भी यहाँ आई थी? हाँ मैम साहब, वह यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी है। करीब 1 साल से वह यहाँ आ रही है साहब। और वह लड़की करीब शाम को 7-8 बजे यहाँ पर आते थे और रात भर मौज मस्ती करके सुबह चले जाते थे। तूने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? बीरेन के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए लीना दहाड़ी। साहब ने मना किया था मैम साहब। फिर वे मुझे हर रात का 10,000 रुपया भी देते थे और मैं एक गरीब आदमी हूँ मैम साहब। मेरे लिए 10,000 रुपया बहुत मायने रखता है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। साहब की चुगली आपसे कैसे करता? और यदि मैं कर भी देता तो क्या आप मेरी बात मान लेती? बस इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। बीरेन अभी भी रोए जा रहा था। वह अभी कुछ और बताता इससे पहले ही पुलिस आ गई थी। पुलिस ने पूरे फार्म हाउस की तलाशी ली। तलाशी के दौरान लीना भी साथ रही थी। दूसरे कमरे की अलमारी खुली हुई थी और उसका लॉकर भी खुला पड़ा था। लॉकर खाली था। उसे देखकर लग रहा था
कि किसी ने उसे पूरा साफ कर दिया था। क्या लॉकर में कुछ पैसे थे? इंस्पेक्टर आकाश ने लीना से पूछा। हाँ, मैंने 10-15 दिन पहले देखा था, तब करीब 20-25 लाख नकद थे और करीब इतने ही के ही जेवर थे इसमें। इसके बाद राज ने इसमें कुछ और रखा हो तो मुझे पता नहीं है। लीना याद करते हुए बोली। ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह लड़की ये सारे जेवर और पैसे लेकर भाग गई। क्या तुमने उसे भागते हुए देखा था? आकाश ने बीरेन से पूछा। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं देखा। हम तो साहब और उस लड़की के लिए खाना बना रहे थे। वे दोनों पहले तो स्विमिंग पूल में मौज मस्ती कर रहे थे, फिर यहाँ कमरे में आकर गपशप करने बैठ गए और दारू पीने लगे। अचानक साहब ने हमें आवाज़ दी। हम किचन से निकल के साहब के पास पहुँचे तो साहब ने कहा कि शराब ख़त्म हो गई है, शहर जाकर शराब ले आओ। हमने कहा भी कि साहब बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम शहर कैसे जाएंगे? तब साहब ने कहा कि मेरी गाड़ी ले जाओ। हम साहब के नौकर ठहरे। साहब की बात कैसे टालते? आखिर हमें भी तो नौकरी करनी थी। इतने पैसे और कौन देता हमें जितने साहब दे रहे थे? इसीलिए हमें साहब की बात मानकर शहर जाना पड़ा। जब हम शराब लेकर वापस लौटे तो फार्म हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। हम धड़कते दिल से अंदर घुसे। हमें लग रहा था कि कोई अनहोनी जरूर हुई है। साहब बिस्तर में लेटे हुए थे और रिशिता मैम साहब का कहीं कोई अता पता नहीं था। हमने रिशिता मैम को बहुत ढूंढा मगर वह कहीं नहीं मिली। हमने साहब को देखा, वे न हिल रहे थे और न उनके बदन में कोई हरकत हो रही थी। साहब की हालत देखकर हम बहुत घबरा गए थे। उनकी आंखें खुली हुई थी, मुंह भी खुला हुआ था। हमने उन्हें बहुत आवाज़ लगाई मगर वे कुछ नहीं बोले तो हम डर गए। डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। तब हमने मैम साहब को फ़ोन कर दिया। बीरेन नीचे ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। इंस्पेक्टर आकाश ने FSL टीम को बुला लिया था। एक वीडियोग्राफर भी आ गया था। फार्म हाउस का बाथरूम खुला पड़ा था। फर्श पर बाथरूम से बेडरूम तक किसी के घसीटने के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि राज बाथरूम में स्लिप हो गया था, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसीलिए उसे घसीट कर यहाँ लाया गया था। शायद रिशिता ही लाई होगी उसे यहाँ, और कौन लेकर आएगा? आकाश ने पूरे कमरे की तलाशी ली तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। कौन थी वह लड़की? आकाश ने पूछा। रिशिता साहब इसी नाम से बुलाते थे उसे। उसकी कोई फ़ोटो है? नहीं, पर साहब के मोबाइल में होगी। साहब ने स्विमिंग पूल पर बहुत सी फ़ोटो और सेल्फी ली थी। डरते डरते बीरेन ने कहा। कहाँ है वह मोबाइल? सबने राज का मोबाइल बहुत तलाश किया लेकिन उसका मोबाइल कहीं नहीं मिला। इससे आकाश बहुत अपसेट हो गया। ओह शिट, वह कमीनी उसका मोबाइल भी ले गई। गुस्से से आकाश उबल पड़ा। फिर उसने लीना से कहा, मैडम आप एक बार राज के मोबाइल पर कॉल करके देखिए, क्या पता फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया हो उसने अभी। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। आकाश लंबी सांस भरते हुए बोला। लीना ने राज को कॉल लगाया मगर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आजकल मोबाइल ही तो वह सबूत होता है जो सारे राज खोल देता है, पर यहाँ तो वह मोबाइल ही लापता है। अब इस केस की जांच बहुत कठिन हो जाएगी। उस लड़की का चेहरा भी सिर्फ वीरेन ने ही देखा है। वह लड़की कौन थी, क्या करती है, कोई नहीं जानता। यह जानने के लिए वीरेन के मार्फत उसका स्केच बनवाना जरूरी हो गया था। उस लड़की का पता चले बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। सारी कार्रवाई करने के पश्चात आकाश ने फार्म हाउस को सील कर दिया और वह लीना तथा वीरेन को साथ लेकर पुलिस थाने आ गया। उसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और खुद रिशिता का स्केच बनवाने लग गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। राज की मौत दम घुटने से हुई थी। चूँकि उसके गले पर कोई निशान नहीं था, इसलिए उसकी मौत संभवतः तकिए से मुंह दबाने से हुई थी। उसके पैर में एक फ्रैक्चर भी आया था जो संभवतः उसके बाथरूम में गिरने की वजह से हुआ था। मौत लगभग रात के 2 बजे हुई थी। अब पिक्चर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अब तो रिशिता को पकड़ना ही शेष रह गया था। इस केस में बस अगले दिन उसका स्केच तैयार हो गया था और उसे सभी थानों में भेज दिया गया था। अब राज का मोबाइल मिलना जरूरी हो गया था क्योंकि इस हत्या से संबंधित बहुत सारे राज उस मोबाइल में कैद होने की संभावना थी। रिशिता के गिरफ्तार होते ही राज का मोबाइल भी बरामद हो जाएगा और फिर यह केस भी सुलझ जाएगा। अब इस केस में कुछ ज़्यादा पेच बचा नहीं है। आकाश ने सोचकर चैन की सांस ली।